हाय फ्रेंड्स, आप सभी के फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से हम सब 2022 के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस मॉडल पेपर को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 70 में 70 स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए दो बोर्ड की कापियाँ लग चुकी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो खंड क, और एक यहाँ पे कापी देख सकते हो खंड ख। ठीक, तो दोनों कापी के माध्यम से किस तरीके से बोर्ड के पेपर में लिखना है और किस तरीके से आपको मानचित्र भरना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से इसका A to Z सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन खंड क से पूछा गया है, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 4 में से एक विकल्प सही है आपका। पहला क्वेश्चन ये है कि बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सत्ता में सभी जाति समूहों की साझेदारी, या सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी, या थर्ड ऑप्शन है कि सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेगा सत्ता में सभी जाति समूहों की साझेदारी। इसको बोर्ड की कापी में किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे खंड क बहुविकल्पी प्रश्न, और यहाँ पे लिखेंगे पहला का कौन सा ऑप्शन सही है, तो क सत्ता में सभी जाति समूहों की साझेदारी। इस तरीके से आपको बोर्ड की कापी में लिखना है। समझ गए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे चौरी चौरा कांड के बाद। यहाँ पे देखो, जब का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है, उसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये वाला चौरी चौरा कांड के बाद। तो लिखेंगे कैसे, दूसरका का घ, चौरी चौरा कांड, इस तरीके से आपको लिख देना है। आपको यहाँ पे इसके लिए 1 नंबर और इसके लिए 1 नंबर पा जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना था। तो इसका शासक बना था विक्टर इमैनुअल सेकेंड। कौन बना था, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरका का ग, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ भी आप 1 नंबर पा जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी किसने, महात्मा गांधी ने। किसने की थी, महात्मा गांधी ने। फोर्थ का ग ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी। लिखने के बाद यहाँ पे 1 नंबर पा जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो हुआ था फ्रांस प्रथा युद्ध के बाद, उसका एकीकरण हो गया था। तो 5वां का यहाँ पे ब ऑप्शन फ्रांस प्रथा युद्ध, इसके लिए भी आप 1 नंबर पा जाओगे। ठीक, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा तभी पाओगे। ठीक, अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ग ऑप्शन 8वीं अनुसूची, इस तरीके से लिखते हैं तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। यानी कि टोटल आपका यहाँ पे बहुविकल्पी से 6 नंबर पा जाओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन जितना बता रहा हूँ उसी तरीके से पेपर में हल करना है। अगर इधर उधर करोगे नंबर कटेगा, फिर चिल्लाने लगोगे कि सर मेरा इतना में इतना ही आया। अगला क्वेश्चन ये है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लिखने का तरीका समझो, किस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग बनाओगे ब्लैक पेन से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या लिखोगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 7। और यहाँ पे देखो क्या पूछा गया कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख करिए। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, और ये कब स्टार्ट हुआ था, सन 1917 ईस्वी के दौरान में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो एक ये हो गया, और सेकंड आपका ये हो जाएगा कि सत्याग्रह आंदोलन। तो इसके लिए 1 नंबर और इसके लिए 1 नंबर, 2 नंबर यहाँ से पा जाओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है, 2 कारण लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितना मैं बता रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आएंगे।
पूरा अंत तक जरूर देख लेना, पक्का इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना भी है बोर्ड की कॉपी में, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहला कारण ये होता है लोकतांत्रिक शासन इसलिए प्रिय होता है क्योंकि सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होता है। क्या होता है? सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होता है, इसके लिए 1 नंबर। और सेकंड इसका रीजन ये हो जाएगा कि व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, तो इसके लिए भी आपको 1 नंबर। टोटल यहाँ पे 2 नंबर पा जाओगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कि भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर 2 लोकतांत्रिक देश कौन कौन से हो जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 9। यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले पश्चिम बंगाल, नेपाल लिख दोगे या चीन लिख दोगे। पश्चिम बंगाल ना लिख करके चीन भी लिख सकते हो, ईरान लिख सकते हो, भूटान लिख सकते हो, ठीक ना। इस तरीके से आपको लिख देना है। तो इसके लिए 1 नंबर और इसके लिए 1 नंबर, 2 नंबर यहाँ से पा जाओगे। अगला क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरी क्वेश्चन है, 3 नंबर एक क्वेश्चन है और इसमें 2 क्वेश्चन करना होता है, ठीक ना। 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे और 2 क्वेश्चन ये आप सभी को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मरियान और जर्मेनिया, क्वेश्चन का नाम क्या है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थी, ठीक। उनको चित्रित करने का उद्देश्य क्या था, तो इसको करने का तरीका समझो। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 10 नंबर और 10 का और, ठीक ना, ये वाला। या ये भी कर सकते हो कि रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस तरीके से किया। तो चलो दोनों बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे मरियान के बारे में यहाँ पे लिख दोगे कि मरियान एक लोकप्रिय इंसान ईसाई नाम है। यह फ्रांस के अपने स्वच्छ प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक, चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक, लाल टोपी, तिरंगा और कालगी थे। इस तरीके से आपको मरियान के बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है जर्मेनिया के बारे में, ठीक ना, थोड़ा सा कि यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक है, चाक्षुष अभिव्यक्ति, वह बलुत वृक्ष के पक्षों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मनी में इसका प्रतीक है। इस तरीके से इसका लिख लेना। अगर ये नहीं आ रहा है तो रॉलेट एक्ट वाला लिख देना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और रॉलेट एक्ट क्या बोला जा रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था और गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस तरीके से किया। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि रॉलेट एक्ट के बारे में सन 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून जिसमें भारतीयों पर किसी भी तरह के मुकदमा चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके बाद उन्हें काले पानी की सज़ा तक सुनाई जा सकती थी। समुद्र किनारे या रेगिस्तान में ले जाकर के उन्हें क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। और इसका विरोध गांधी जी ने किया था। इसका एक रीजन लिख देना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख करिए। तो 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी उसके बारे में लिखना है, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग समझ लो, प्रश्नोत्तर संख्या 11, ठीक। पहला हेडिंग लिखोगे कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा, ये पहला हेडिंग, इसमें 2-4 लाइन लिख देना। उसके बाद सरकार के विभिन्न स्तरों का बंटवारा, इसमें भी 2-4 लाइन लिख देना। थर्ड आपका टॉपिक है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बंटवारा, तो शासन के तरीके से किस तरीके से बंटवारा हुआ है, विभिन्न स्तरों में किस तरीके से बंटवारा हुआ है और सामाजिक समूह में किस तरीके से बंटवारा हुआ, उसके बारे में 2-2 लाइन लिख दोगे, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। देखो, सामाजिक विज्ञान का जो आपका टॉपिक होता है या लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप बना करके लिखोगे, ठीक ना, तभी आपका यहाँ पे पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। अब आंसर यहाँ कोई याद नहीं कर पाएगा, ठीक ना। जो टॉपर भी बनते हैं खुद बना करके ही लिखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन या ये भी कर सकते हैं कि लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट करिए। तो इसके लिए भी आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक ना। ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई आएगा, दोनों कर लेना। अगला क्वेश्चन कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, ठीक। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों के उल्लेख करिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त एग्जाम्पल भी दीजिए। तो इंटरनेशनल आर्थिक किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होते हैं या विनिमय होते हैं उसके बारे में लिखना है। हवाई जहाज़ के द्वारा पोरबंदर, यहाँ पे जो भी यहाँ पे मतलब कि समुद्री यानों के द्वारा जो भी यहाँ पे आपकी गतिविधियाँ होती है उसके बारे में लिख देना है, ठीक है। 3 तरीके से रीजन लिखना है, उसका आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में दे देना है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए कम से कम आपको 1 पेज लिखना जरूरी है, ठीक ना। 1 पेज लिखोगे तभी यहाँ पे 6 नंबर मिलेगा। या ये कर लेना या अथवा वाला ये कर लेना कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, इन 2 कारण को यहाँ पर लिखना है, ठीक। उसके बारे में
तो इसके लिए भी आंसर यहाँ पे लिख देना। ठीक, अब चलो सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये वाला कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार करके जाना। गारंटी बोल रहा हूँ कल के पेपर में पक्का पूछा जाएगा, थोड़ा भी इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक ना, कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करिए। तो यहाँ पे देखो, सत्ता की साझेदारी किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाती है। ठीक, सत्ता की साझेदारी की परिभाषा हो गया। अब यह क्यों आवश्यक है, तो यह इसलिए आवश्यक है, यहाँ पे लिखेंगे कि यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि सबका समान रूप से अधिकार प्राप्त हो सके। ठीक ना, इसलिए सत्ता की साझेदारी क्या है, आवश्यक है। ठीक, और इसका मेन रीजन क्या हो जाता है, इसका कारण भी पूछा है कि 2 कारण लिखिए। तो इसका मेन पहला कारण कि समान अधिकार प्राप्त न होना, इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। उसके बाद भेदभाव न होना, ये आपका मेन रीजन हो जाएगा। तो पूरा यहाँ पे 6 नंबर आपका मिल जाएगा। 6 नंबर पूरा का पूरा यहाँ पे आप कलेक्ट कर पाओगे। ठीक ना, अब चलो अगला क्वेश्चन, या सत्ता की साझेदारी वाला कर लेना या संघवाद वाला कर लेना कि संघवाद का क्या अर्थ है। संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करिए। ठीक, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार करके जरूर जाना है। दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और ये देखो 5 नंबर का आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस तरीके से मानचित्र करना है। ठीक ना, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक, यहाँ पे देखो 2 तरीके का मानचित्र मिलता है। ठीक ना, ये यहाँ पे देखो 2 तरीके का, ये पार्ट बी है और यहाँ पे एक पार्ट ए मिलता है। तो पार्ट बी 28 नंबर क्वेश्चन के लिए और पार्ट ए 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो किस तरीके से किया जाता है इसके पे और कमेंट करोगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, किस तरीके से मानचित्र फिलअप किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन हम समझते हैं खंड ख वाले को। यह भी आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम सेकंड कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक ना, किसका करेंगे, सेकंड कॉपी का। ये आपकी खंड ख वाली कॉपी है और इसमें पहला क्वेश्चन जो कि आपका 15वां से स्टार्ट होगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन इस तरीके से लिखना है, हेडिंग बना के लिखना है, तभी कॉपी अगर एट्रैक्टिव लगेगी तभी आपका नंबर ज़्यादा मिलेगा। पहला 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, किस तरीके से पाओगे, लिखने का तरीका समझाता हूँ। तो देखो उत्तराखंड में क्या होता है, सीढ़ीदार या सोपानी खेती किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो एरिया है पहाड़ी वाला एरिया है। ठीक ना, तो पहाड़ उबड़ खाबड़ होते हैं, इसलिए हमें क्या करते हैं, सीढ़ीदार या सोपानी खेती किया जाता है। तो 15 का घ ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। इस तरीके से लिखोगे 1 नंबर पा जाओगे। ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल आपकी चना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चना। तो लिखेंगे 16 का ग ऑप्शन चना, इसके लिए 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो ये आपका हो जाएगा अभ्रक का। किसका हो जाएगा, अभ्रक का। तो 17 का यहाँ पे ख ऑप्शन अभ्रक हो जाएगा, इसके लिए आपका 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब चलो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है 18वां नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसके बारे में स्टडी करते हैं कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मृदा, काली मृदा का मतलब काली मिट्टी क्या होता है, काली मिट्टी। तो किस राज्य में पाया जाता है, तो ये आपका होता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो 18 का ग लिखोगे यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक, 19 का समझते हैं कि मानव विकास सूचकांक HDI यानी कि ह्यूमन डेवलप्ड ऑफ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो ये 2018 की गणना के अनुसार ये HDI में जो इंडिया का जो रैंक था 130वां था, अभी फ़िलहाल में 131वां हो गया है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। ठीक ना, तो इसके यहाँ पे लिखेंगे 19 का ख ऑप्शन 130वां स्थान। ठीक, तो इसके लिए भी 1 नंबर और इसके लिए भी 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है। तो अभी कोरोना महामारी की वजह से इंडिया का बहुत ही ग्रोथ कम हो गया है, तो इसलिए ये निम्न आय वर्ग वाला बन गया है। लेकिन अभी जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखोगे तो यहाँ पे मध्य आय वर्ग वाला हो जाएगा। ठीक ना, 20 का ख ऑप्शन मध्य आय वर्ग वाला इंडिया हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसको कैसे करेंगे समझते हैं। अति लघु उत्तरीय, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, इस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है। यहाँ पे लिखोगे प्रश्न संख्या या प्रश्नोत्तर संख्या, हेडिंग अच्छे से लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या 21, 21
और यहाँ पे लिखना है कि जैव और अजैव संसाधन में कोई दो अंतर बताए हो। तो यहाँ पे लिखोगे जैव संसाधन, क्या लिखोगे, जैव संसाधन, और यहाँ पे लिखोगे अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। इस तरीके से यहाँ पे लिख दोगे, पहला है ये पहला, दूसरा का रीजन, दूसरा का रीजन। तो जैव संसाधन ये जीवों से प्राप्त होता है, जीवों से प्राप्त, ये जीवों से प्राप्त नहीं होता है, जीवों से प्राप्त नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल बन जाएगा, जिससे मान जीवों से प्राप्त, जैसे मान लो कि कोयला हो गया, क्या हो गया, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, जीवों से प्राप्त है। ठीक। अजैव मतलब कि देखो प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। तो इस तरीके से दो रीजन यहाँ पे लिख देना है। ठीक, आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक। अब देखो सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि इसको इंग्लिश में जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीडीपी, जीडीपी यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, यही आपका आय और व्यय का आंकड़ा रखता है। ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन कि प्रछन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम। तो प्रछन्न बेरोजगारी का एक अलग सा नाम है, इसको बोलते हैं हम छिपी बेरोजगारी। क्या बोलते हैं, छिपी बेरोजगारी। तो बस खाली एक लाइन लिख दोगे ना तो नंबर मिल जाएगा, छिपी बेरोजगारी। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक ना। प्रछन्न बेरोजगारी का एक अन्य नाम है छिपी बेरोजगारी। इसमें होता क्या है कि मान लो कि 5 आदमी का काम है, 8 लोग को लगाओगे तो 8 लोग तो काम को करेंगे, लेकिन 5 लोग काम 8 लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे 3 लोग जो एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, एक मतलब कि एक अलग से ऐसा लग रहा है कि मतलब कि छिपी बेरोजगार है, वो भी मतलब उनको बेरोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक ना, रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन कि लघु उत्तरी क्वेश्चन है, हेडिंग बनाना है कि लघु उत्तरी क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया से। अगला क्वेश्चन यह है कि अग्नेय तथा कयांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में लिखना है। या ये कर सकते हो कि किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। तो किसी एक पेय फसल का नाम क्या हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगा, कहवा हो जाएगा। ठीक, ये सब क्या है, चाय हो जाएगा, ये सब क्या है, पेय फसल हैं। और इसको उगाने के लिए कौन सी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है उसके बारे में लिखना है। इसे उगाने के लिए हमें पहाड़ी क्षेत्र हमें चाहिए होता है। ठीक ना, इस तरीके से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके नाम लिखना है और प्रत्येक का संक्षिप्त में परिचय देना है। 3 नंबर एक क्वेश्चन है, ज़्यादा मत लिखना, एक पन्ना लिखोगे नंबर पूरा मिल जाएगा। या ये कर सकते हो कि वैश्वीकरण क्या होता है, संक्षिप्त में इसका परिचय लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आसान है। ठीक। अब दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में जितना बता रहा हूँ सभी को तैयार कर लो। ठीक ना, चारों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। इनके 5 विशेषताओं को लिखिए। तो इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है भाई, इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे अन्य देश के लोग या अन्य देश की किसी भी सामान की आवश्यकता पड़ती है उस मार्केट से जा कर के लाते हैं। जैसे आपका मान लो लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया। ठीक, इंडिया का मोबाइल पाकिस्तान में बिक रहा है, चाइना का मोबाइल इंडिया में बिक रहा है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, एक इंटरनेशनल मार्केट लग रहा है। ठीक ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट। और उनकी मेन विशेषताएं क्या होती है, ये हमारे देश में उपलब्ध नहीं होता है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, जो हमारा देश चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाता है वो हम क्या करते हैं, अलग देशों से खरीद लेते हैं। इसकी मेन ये विशेषताएं हो जाएंगी। इसी तरीके से आपको 5 विशेषताएं लिख देना है। ठीक। अगला क्वेश्चन या ये करो कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन में, सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किन्हीं 2 का वर्णन आप लिखिए। ये भी क्वेश्चन आसान है, कर लेना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए, ये क्वेश्चन तैयार करके जाना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या करिए। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करके जाना, बोर्ड के पेपर में पक्का इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बात कर रहा था मानचित्र के बारे में, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आप सभी के लिए कल सुबह में। ठीक ना। देखो करना क्या होता है, एक यहाँ पे आपको 2 मानचित्र दिया जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 14 के लिए पार्ट ए दिया जाएगा, कौन सा, पार्ट ए। ठीक। और पार्ट बी जो दिया जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 के लिए दिया जाएगा। तो दोनों को ध्यानपूर्वक, ठीक ना, भरना होता है और अपने आंसर शीट में आंसर भी इसका लिखना होता है। जैसे मान लो कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, तो काजीरंगा, मान लो कि कोई भी एक नेशनल पार्क ले लो। ठीक ना,
ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका वो स्थान कहाँ पे पड़ता है, कोलकाता वाला एरिया कहाँ पे है, उसको यहाँ पे क्या करना है, मैप में दर्शाना है। और मैप में दर्शा करके कौन से चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, इस चिन्ह के द्वारा। जैसे मान लो कि ये कोलकाता वाला एरिया है तो कोलकाता को इस तरीके से घेर देना है, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पे लिख देना है 5। एग्जामिनर समझ जाएगा कि कोलकाता वाला आप एरिया घेर दिए हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर को यहाँ पे पीछे लिख सकते हो कि अपने आंसर शीट में भी लिख सकते हो। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा, आप घबराना मत। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।